दोस्तों गुड इवनिंग। आज के अपन इस क्लास के अंतर्गत एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजी का। ये अपन जो पढ़ने जा रहे हैं इस क्लास के अंतर्गत ये है बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी। बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी लगभग हर कंपटीशन के अंतर्गत इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जो भी करंट के अंतर्गत जितने यूपीएससी और आरपीएससी के एग्जाम हुए हैं, हर एग्जाम के अंतर्गत लगभग एक क्वेश्चन आ रहा है बायोटेक में से। एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है बायोटेक या जैव प्रौद्योगिकी। बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है। ये मॉडर्न जेनेटिक्स या आधुनिक आनुवंशिकी है। देखो दोस्तों, जेनेटिक्स का मतलब होता है एक साइंस की एक ऐसी ब्रांच, विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसमें अपन देखते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण कैसे जाते हैं और भिन्नताएं कैसे उत्पन्न हो जाती है। कहने का मतलब माँ बाप के लक्षण संतान में कैसे जाते हैं और संतान में भिन्नताएं कैसे उत्पन्न हो जाती है, उसका अध्ययन क्या कहलाता है? जेनेटिक्स। और उस जेनेटिक्स का मोस्ट एडवांस रूप है वो क्या है? बायोटेक्स। बायोटेक एक विज्ञान की बहुत मोस्ट एडवांस ब्रांच है। इसको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं, आणविक जीव विज्ञान कहते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत मॉलिक्यूलर लेवल पर चेंजेस की बात हो रही है। यहाँ पर आणविक लेवल के ऊपर, एक डीएनए लेवल के ऊपर, जीन लेवल के ऊपर क्या कर रहे हैं? संशोधन करके एक नई पीढ़ी उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है, इसको आणविक जीव विज्ञान कहते हैं। इस आणविक जीव विज्ञान का एक 21वीं सदी की विज्ञान का जो उद्देश्य है वो अनेकों प्रकार के मानव उपयोगी प्रोडक्ट्स बनाना है। अनेकों प्रकार के मनुष्य के उपयोगी प्रोडक्टों का क्या करना होता है? संश्लेषण करना होता है। हार्मोन्स बना रहे हैं इसके द्वारा, एंजाइम्स का निर्माण, अनेकों प्रकार की मेडिसिन्स बना रहे हैं, दवाइयां बना रहे हैं, अनेकों प्रकार के केमिकल्स डेवलप कर रहे हैं, बायो प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं, एग्रीकल्चर के अंतर्गत अनेकों प्रकार के प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, ऐसी ऐसी किस्म डेवलप कर रहे हैं जिसे नेचुरली कीटनाशक का गुणधर्म होता है। ऐसी ऐसी किस्में डेवलप कर रहे हैं जिनके अंतर्गत पर बीघा प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। ऐसी फसलें उत्पन्न कर रहे हैं जो विषम परिस्थितियों के अंतर्गत सहन कर ले। ऐसे ऐसी फल फ्रूट सब्जियां डेवलप कर रहे हैं जो लंबे समय तक क्या हो रही है? खराब नहीं होती है। तो एक बायोटेक एक बहुत बड़ी ब्रांच है। इसका मेन उद्देश्य है मानव की हर गतिविधि के अंतर्गत क्या होना? उसका फायदा करना, मनुष्य के लिए बायो प्रोडक्शन को बढ़ाना। जो भी आर्टिफिशियल दवाएं, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, कीटनाशक, इंसेक्टिसाइड, उनका कम से कम यूज करना। अर्थात बायोटेक का मेन उद्देश्य क्या है? मनुष्य के उपयोगी प्रोडक्ट अर्थात बायो प्रोडक्शन, प्राकृतिक उत्पादनों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कौन सा? बायोटेक। क्वेश्चन था कि बायोटेक का उपयोग होता है हार्मोन उत्पादन में, एंजाइम उत्पादन में, पॉल्यूशन कंट्रोल में, एग्रीकल्चर के अंतर्गत, मेडिसिन डिपार्टमेंट के अंदर, क्रिमिनल साइंस के अंतर्गत, फोरेंसिक डिपार्टमेंट के अंतर्गत, सभी के अंतर्गत क्या यूज कर रहे हैं? बायोटेक यूज करें। बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है बायोटेक। तो अपने एग्जाम क्वेश्चन आता है कि मोस्ट मॉडर्न जेनेटिक्स किसको कहते हैं? बायोटेक को। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कौन सी है? बायोटेक। 21वीं सदी का विज्ञान कौन सा है? बायोटेक। बायोटेक जो टर्म थी, बायोटेक शब्द था, वो इंग्लैंड, बायोटेक जो शब्द था वो एक ब्रिटेन की नगर परिषद में नाम निकाला था। बायोटेक का टर्म जो यूज की थी वो एक ब्रिटेन के नगर परिषद के अंतर्गत एक टर्म यूज की थी, बायोटेक। तो वहां से बायोटेक टर्म उठी हुई है। इस बायोटेक क्या होती है? बायोटेक का मेन टारगेट होता है कि जो सूक्ष्म जीव है, जीवाणु, विषाणु, कवक, माइकोप्लाज्मा, जो भी सूक्ष्म जीव है जो मनुष्य को आज हानि पहुंचा रहे हैं, जो सूक्ष्म जीव मनुष्य को हानि पहुंचा रहे हैं, उन्हीं सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके मनुष्य के उपयोगी प्रोडक्ट्स का निर्माण का अध्ययन जिस साइंस में करते हैं क्या कहलाती है? बायोटेक। तो बायोटेक क्या चीज है? एक साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसके अंतर्गत जो मनुष्य को हानि पहुंचाने वाले उन्हीं सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके मनुष्य के उपयोगी प्रोडक्ट का निर्माण करने का अध्ययन किसके अंतर्गत कर रहे हैं? बायोटेक के अंदर। बायोटेक एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है। इसका जो बेस लेके चले हैं, इसका बेस है आरडीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेटेड डीएनए टेक्नोलॉजी, पुनर्योजित डीएनए तकनीकी, रिकॉम्बिनेटेड डीएनए तकनीकी। इस बायोटेक का क्या होता है? प्रमुख आधार है।
तो क्वेश्चन था कि बायोटेक का आधार क्या है? रिकॉम्बिनेटेड डीएनए टेक्नोलॉजी बायोटेक का क्या होता है? बेस है, आधार है। तो बायोटेक एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है। इसका स्पेशली ज्यादातर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आता है वो आता है, एक तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में इसका क्या यूज है, एक आता है जैसे IAS RS लेवल के अंतर्गत पूछते हैं कि इसके अंतर्गत क्रिमिनल साइंस में इसका क्या रोल है, जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या रोल है इसका, जैसे PCR टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो उसी क्रम में अपन एक एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे जो अपने कॉम्पिटिटिव लेवल के अंदर आता है, जिसके अंदर सबसे पहले अपन एक बात करते हैं एक्सप्लांट की। देखो दोस्तों, अपने पास एक पादप है, ये एक पादप है। इस पादप के अंतर्गत ये जो अंडरग्राउंड पार्ट है ये क्या कहलाता है? रूट कहलाता है, ये जड़ है। और ये पार्ट है वो क्या कहलाता है? स्टेम कहलाता है। और इसके अंतर्गत ये एरिलर पार्ट है, ये एपिकल पार्ट है। ये जो भाग है एपिकल पार्ट है, शीर्षक भाग है, एपिकल भाग है, एपिकल पार्ट है। अब जो इसके अंतर्गत ये एपिकल पार्ट है, यहां से एक प्लांट को अलग कर दिया, इस पार्ट को अलग कर दिया, और इस पार्ट को अलग करके इस पार्ट को सेपरेट करके यहां पर अपन ने क्या कर लिया, यहां इस पार्ट को उगा दिया। इस पार्ट को अपन ने उगा दिया तो यहां इस पार्ट से क्या बनता है? एक न्यू प्लांट बन जाता है, एक नया पादप बन जाता है, न्यू प्लांट बन जाता है, न्यू प्लांट बन जाता है। इसके अंदर अपन डिस्कस करें तो एक्सप्लांट क्या चीज है? एक्सप्लांट क्या चीज है? एक पादप का, एक प्लांट का एक वो पार्ट है, एपिकल पार्ट है, एक प्लांट का वो एपिकल भाग है। उस पार्ट को अलग करके दूसरी जगह लगाने पर क्या होता है? एक नए पादप का निर्माण हो जाता है। एक पादप का वह एपिकल भाग, वह शीर्षक भाग, जिससे एक नए पादप की उत्पत्ति हो जाती है, एक नए प्लांट की उत्पत्ति हो जाती है, वो क्या कहलाता है? एक्सप्लांट कहलाता है। तो अब अपने एग्जाम के अंतर्गत क्वेश्चन आता है कि दोस्तों एक्सप्लांट के रूप में कोई पादप का अपन भाग लेते हैं, एक पादप से नए पादप का निर्माण करते हैं, उसके अंतर्गत पादप के एपिकल पार्ट को क्यों चुनते हैं? उसके 3 रीजन है। पहला कारण ये होता है कि ये जो एपिकल पार्ट है, ये जो शीर्षक भाग है, इस शीर्षक भाग के अंतर्गत क्या होता है? प्लांट हॉर्मोन्स, प्लांट हॉर्मोन्स, प्लांट हॉर्मोन्स क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। स्पेशली इसमें ऑक्सीजन एंड साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन क्या होती है? ज्यादा होती है। इसमें ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन क्या रहती है? ज्यादा रहती है। और दूसरी इसके अंतर्गत बात यह है, सेकंड बात वो ये है कि ये जो शीर्षक भाग है, जो एपिकल पार्ट है, इस एपिकल पार्ट के अंतर्गत क्या होता है? ये सूक्ष्म जीवों फ्री होता है, सूक्ष्म जीवों से क्या होता है? मुक्त होता है। ये वायरस, बैक्टीरिया, फंगस इनसे फ्री होता है। इस पार्ट के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होता है, अर्थात ये इन्फेक्टेड पार्ट नहीं होता है। और तीसरा इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि इस पार्ट के अंतर्गत क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, विभज्योतक उत्तक होता है, विभज्योतक उत्तक होता है। और विभज्योतक उत्तक होता है, इस कारण इसके अंतर्गत किसी प्रकार का क्या नहीं होता? किसी भी प्रकार का विभज्योतक उत्तक अम्ल होता है कि ऐसा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसमें टोटिपोटेंसी होती है, उसमें एक रीजनरेशन पोटेंसी होती है, संपूर्ण प्लांट का निर्माण करने की पावर एंड पोटेंसी रखता है। तो ये 3 कारण है जिसके अंतर्गत पादप का सिर्फ कौन सा भाग चुना जाता है? एपिकल भाग चुना जाता है। किसके लिए? एक्सप्लांट के लिए। तो एक्सप्लांट का मतलब क्या होता है? एक पादप के एक पार्ट का यूज करके उसके नया प्लांट डेवलप करना क्या है? एक्सप्लांट है। एक्सप्लांट के लिए कौन सा पार्ट चुनते हैं? एपिकल भाग। और एपिकल भाग क्यों चुनते हैं? उसके ये 3 कारण होता है। इसके बाद के अंतर्गत अपन आगे वाले एक पॉइंट डिस्कस करते हैं, हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स क्या चीज है? हाइड्रोपोनिक्स क्यों डेवलप कर रहे हैं? हाइड्रोपोनिक्स से अपने को क्या फायदा है? हाइड्रोपोनिक्स का मतलब क्या होता है? दोस्तों जैसे अपने पास हाइड्रोपोनिक्स अपन हाइड्रोपोनिक्स के बारे में बात करें, जैसे अपने पास एक कंटेनर है, पात्र है, और इस पात्र के अंतर्गत अपन ने क्या लिया? एक पोषक विलीन लिया है, एक न्यूट्रिएंट, एक अपने क्या ले लिया? पोषक विलीन लिया है। ये पोषक विलीन है। और इस पोषक विलीन के अंतर्गत अपने एक प्लांट लगा दिया, एक पादप लगा दिया, एक प्लांट यूज किया, पादप लगाया। और इस पादप के अंतर्गत क्या अपने क्या किया? यहां से ऊपर से क्या डाल दी? ऑक्सीजन डाल दी।
पोषक विलीन का मतलब क्या है? पोषक विलीन का मतलब एक प्लांट या पादप के लिए जो आवश्यक खनिज, लवण, जो भी मिनरल्स, पानी, सब कुछ इसके अंदर डाल दिया। एक पादप के लिए, एक पौधे के लिए जितने पोषक आवश्यक होते हैं सब कुछ इसके अंदर डाल करके सॉल्यूशन तैयार कर दिया। और ऊपर से इसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन प्रभावित कर रहे हैं और इसमें एक पौधा लगा रहे हैं। देखो इसके अंदर अपन ने क्या नहीं डाली है, मिट्टी नहीं डाली है। पौधे की जड़ें मिट्टी में से जो पोषक पदार्थ लेती वो सारे सारे यहाँ पर डाल दी। कहने का मतलब एक मिट्टी रहित विलीन के अंतर्गत, एक मिट्टी रहित विलीन के अंतर्गत एक किसी भी पादप का डेवलपमेंट करना क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। तो क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोपोनिक्स है, उसका फायदा क्या है? देखो हाइड्रोपोनिक्स के द्वारा अपन इस बात का पता कर सकते हैं कि कोई भी प्लांट, कोई भी पादप को कौन सा पोषक तत्व किस मात्रा में आवश्यक है, किसकी कमी से कौन सा रोग होता है, किस मिनरल का किस के अंतर्गत एप्लीकेशन है, ताकि अपन खेत के अंतर्गत प्रोडक्टिविटी, फसल्स का प्रोडक्शन क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। कौन से पोषक तत्वों की कमी से कौन सी बीमारी होती है, कौन सा रोग हो जाता है, सब कुछ पता कर सकते हैं। दूसरी बात, एक हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा अपन जहाँ मिट्टी नहीं है वहां बिना मिट्टी के क्या कर सकते हैं, अपन शहर के अंतर्गत जो बड़े डेवलप कंट्रीज है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, जहां पर मिट्टी का अभाव होता है वहां पर वनस्पति को डेवलप कर सकते हैं। एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंतर्गत क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि बट ऊपर से ऑक्सीजन देना जरूरी है, क्योंकि एक पोषक विलीन में ऑक्सीजन की क्या रहती है, कमी रहती है। पौधे को जो ऑक्सीजन मिलती है वो तो कहां से मिलती है, मृदा से मिलती है। इस प्रकार अपने दोस्तों डिस्कस किया है कि एक बायोटेक क्या होती है, बायोटेक का क्या उद्देश्य है, क्या नाम है, क्या यूज है, किस लिए डेवलप की गई है, बायोटेक क्यों बनाई गई है, और उसके अंदर अपन ने 2 पॉइंट डिस्कस किए हैं। एक तो एक्सप्लांट डिस्कस किया है और एक अपन ने हाइड्रोपोनिक्स डेवलप किया है, डिस्कस किया है। ये 2 अपने पॉइंट पढ़े। अब अपन आगे वाली क्लास के अंतर्गत बायोटेक से रिलेटेड आगे की क्लासों में अपन बायोटेक के एक एक टेक्नोलॉजी, जैसे पीसीआर टेक्नोलॉजी है, क्लोनिंग टेक्नोलॉजी है, एक एक टेक्नोलॉजी के बारे में, जैसे एंटीबायोटिक्स से जो भी क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उसमें डिस्कस करेंगे सारे के सारे। तो अपन जस्ट आगे वाली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ शुरू करते हैं। थैंक यू दोस्तों, गुड इवनिंग। आज की इस क्लास के अंतर्गत अपन एक बायोटेक का पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। ये बायोटेक का जो पॉइंट है, एचएम के एग्जाम्स है, जैसे अभी करंट में एलडीसी के एग्जाम्स शुरू होने वाली है। तो दोस्तों एक एलडीसी के एग्जाम के लिए कंप्लीट साइंस का अकॉर्डिंग टू सिलेबस पॉइंट टू पॉइंट 50 पॉइंट है सिलेबस में, 50 क्वेश्चन आएंगे। उसका मैंने एक नोट्स बनाया है। तो कोई भी जिसको साइंस के अंतर्गत लगता है कि मेरे को 50 में से 50 राइट करने हैं, उसके लिए एक साइंस का नोट्स बनाया है। आप इस नोट्स को इस नंबर पर कांटेक्ट करके, जो टोंक रोड गट्टा पुलिया पर, टोंक रोड गट्टा पुलिया पर और राधे गोविंद हेल्थ केयर सेंटर से शाम को आप 5 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच के अंतर्गत कभी भी ले सकते हो। एक ऐसा नोट्स है जिसमें से 50 में से 50 राइट होते हैं। पूरा एलडीसी का पॉइंट टू पॉइंट मैंने डाल रखा है, ताकि कोई भी किसी ने कोई टॉपिक नहीं पढ़ा है, कोई जैसे उसमें स्पेस टेक का है, जिसमें डिफेंस टेक्नोलॉजी का पार्ट है, उसमें बायोटेक का पार्ट है, इकोलॉजी का पार्ट है, उसको मैंने बहुत अरेंज तरीके से, व्यवस्थित तरीके से डाला है। तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके सिर्फ इस टाइम के बीच के अंतर्गत इस एड्रेस पर क्या कर सकते हो, ले सकते हो। जो आपका फोटोकॉपी का चार्ज लगता है सिर्फ वही चार्ज लेते हैं और इसका एक्स्ट्रा कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं। तो अब अपन जो टेक्नोलॉजी के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पीसीआर टेक्नोलॉजी। सबसे पहले क्वेश्चन था कि पीसीआर टेक्नोलॉजी का पूरा नाम क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन तकनीकी। पीसीआर का पूरा नाम क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्निक, इसका पूरा नाम है।
इस रिलेटेड 5-6 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। सबसे पहले बनता है ये किसने दी थी, ये टेक्नोलॉजी थी कैरिस मुलिस ने दी थी। ये जो टेक्नोलॉजी है वो कैरिस मुलिस नामक वैज्ञानिक ने दी थी। जो पीसीआर टेक्नोलॉजी है उसका क्वेश्चन आता है कि कौन सा एंजाइम काम में लेते हैं, इससे कौन सा एंजाइम काम में लेते हैं, टेक पॉलीमरेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, टेक पॉलीमरेज। इसके अंतर्गत कौन सा एंजाइम काम में लेते हैं, टेक पॉलीमरेज एंजाइम का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन आता है कि पीसीआर टेक्नोलॉजी के अंतर्गत किसने दी थी, कैरिस मुलिस ने दी थी। इसके अंतर्गत कौन से एंजाइम काम में लेते हैं, टैग पॉलीमरेज काम में लेते हैं। एक्चुअली में पीसीआर टेक्नोलॉजी क्या चीज है, वास्तव के अंतर्गत है इसके द्वारा क्या की जाती है, डीएनए की क्लोनिंग की जाती है, डीएनए की क्लोनिंग। पीसीआर टेक्नोलॉजी के द्वारा क्या की जाती है, डीएनए की कॉपी की जाती है, डीएनए की क्लोनिंग की जाती है। इसके द्वारा क्या करते हैं अपन, आनुवंशिक पदार्थ की अनानुषिक पदार्थ का एम्प्लीफिकेशन करते हैं, एम्प्लीफिकेशन करते हैं। एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा अपन क्या करते हैं, आनुषिक पदार्थ का एम्प्लीफिकेशन करते हैं। पीसीआर टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका प्रयोग अपन किस पर कर सकते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में काम में लेते हैं, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग काम में लेते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंतर्गत क्या करते हैं, यूज करते हैं। एक ऐसी टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत क्या करते हैं, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्निक पूरा नाम है। क्वेश्चन आता है कि कौन सा एंजाइम काम आते हैं, टैग पॉलीमरेज। किसने दी थी, कैरिस मुलिस ने। इसके द्वारा रियल के अंतर्गत क्या की जाती है, डीएनए की कॉपी की जाती है, आनुषिक पदार्थ की मात्रा बढ़ाई जाती है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जेनेटिकल मटेरियल। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंतर्गत यूज करते हैं। कोई भी क्रिमिनल केस होता है, कोई भी अपराधी केस है, उसके अंतर्गत अपन जानते हैं कि क्रिमिनल केस के अंतर्गत फिंगरप्रिंटिंग के लिए कम से कम माइक्रोग्राम में डीएनए आवश्यक होता है। कोई भी हेयर सेल है, ब्लड सेल है, वीर्य की सेल्स है, कहीं पर रेप हुआ है, कहीं पर मर्डर हुआ है, कहीं शूट हुआ है, कोई भी अपराध हुआ है, वहां पर डीएनए का सैंपल कलेक्ट करके डीएनए की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी काम में लेते हैं। अर्थात एक क्रिमिनल साइंस के अंतर्गत बहुत बड़ा यूज है किसका, पीसीआर टेक्नोलॉजी के द्वारा। एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा कोई भी कहीं पर भी अपने को कोई बीमारी का कंफर्म जांच करनी है तो कौन सी यूज करते हैं। जैसे मतलब टीबी है तो टीबी पीसीआर के द्वारा अपन क्या कर लेते हैं। कोई भी बीमारी है जिसके अंदर एड्स है तो इसके अंतर्गत पीसीआर के द्वारा अपन कंफर्म जांच कर लेते हैं। तो किसी भी बीमारी का कंफर्म टेस्ट कौन सा है, पीसीआर टेक्नोलॉजी। आनुषिक पदार्थ की मात्रा किसके द्वारा बढ़ाई जाती है, पीसीआर टेक्नोलॉजी के द्वारा। जो डीएनए क्लोनिंग किसके द्वारा की जाती है, पीसीआर टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो पीसीआर टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच है दोस्तों। पिछले वीक के अंतर्गत एक क्वेश्चन आया था कि वह कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा कहीं पर भी आनुषिक पदार्थ की कई कॉपियां तैयार कर ली जाती है। कौन सी टेक्नोलॉजी है, पीसीआर टेक्नोलॉजी। क्लियर है। अभी तक अपन ने बायोटेक का इंट्रोडक्शन पढ़ा है, एक एक्सप्लांट पढ़ा है, हाइड्रोपोनिक्स पढ़ा है और अपने पढ़ा है तीसरा पॉइंट पीसीआर टेक्नोलॉजी। इसके बाद के अंतर्गत अपन डिस्कस कर रहे हैं एक एक पॉइंट के बारे में दोस्तों। कोई भी अपन पॉइंट उठाते हैं आगे द्वारा। एक क्वेश्चन इंसुलिन का आता है, इंसुलिन का। इंसुलिन लगभग हर कंपटीशन के अंतर्गत क्या होता है, इंसुलिन का क्वेश्चन पूछ लेता है। देखो इंसुलिन के बारे में कुछ 10-15 मैं आपको नॉर्मल बातें बताता हूं। एक रियल के अंतर्गत इंसुलिन क्या चीज है। रियल के अंतर्गत इंसुलिन एक प्रकार का क्या होता है, हार्मोन से। इंसुलिन एक प्रकार का क्या होता है, हार्मोन से, पहली बात तो। दूसरी बात है इंसुलिन है, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एमिनो एसिड कितने हैं, 51 एमिनो एसिड है, जिसमें दो चेन है। एक तो क्या होता है, ए होता है, एक क्या बी है। ये आपस के अंतर्गत बंधी रहती है किसके द्वारा, पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा। पेप्टाइड बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड से बंधी रहती है। इसमें एमिनो एसिड है, इसमें 30 है, टोटल 51 एमिनो एसिड होते हैं इसके अंतर्गत। और थर्ड अपन इसके अंतर्गत बात करें इंसुलिन के अंतर्गत। जो इंसुलिन क्या करता है, ब्लड के अंतर्गत जो कोई भी व्यक्ति है उसके अंतर्गत जो ब्लड होता है, उस ब्लड के अंतर्गत जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज, उस ग्लूकोज को ये ग्लाइकोजन में चेंज करने का काम करता है। ग्लाइकोजन में चेंज करने का काम करता है। ये काम कौन करता है, इंसुलिन करता है। कहने का मतलब ये अपनी बॉडी के अंतर्गत, ब्लड के अंतर्गत कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को मेंटेनेंस कौन करता है, इंसुलिन करता है। ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा का मेंटेनेंस कौन करता है, इंसुलिन। इंसुलिन में कितने एमिनो एसिड होते हैं, 51। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है, हार्मोन से। इंसुलिन का जो डिस्चार्ज होता है वो किसके द्वारा होता है, अग्नाशय के द्वारा होता है।
अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। एक पैंक्रियाज के अंतर्गत अग्नाशय के अंतर्गत किसके द्वारा होता है? लैंगरहैंस द्वीप होता है। अग्नाशय के अंतर्गत इसका कौन स्रावित करता है? लैंगरहैंस द्वीप करता है। और ये लैंगरहैंस द्वीप एक प्रकार का क्या होता है? अंतःस्रावी भाग है, एक प्रकार का अंतःस्रावी भाग होता है। और इसके अंतर्गत किसके द्वारा होता है? बीटा सेल के द्वारा, बीटा कोशिकाओं के द्वारा क्या स्रावित करती है? इंसुलिन स्रावित करती है। अपनी बॉडी के अंतर्गत प्राकृतिक रूप से नेचुरली अग्नाशय शरीर की सबसे बड़ी डाइजेस्टिव ग्लैंड है। शरीर के अंतर्गत अपन देखें तो सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, एक प्रकार की क्या होती है? सबसे बड़ी डाइजेस्टिव ग्लैंड, एक शरीर का मीठा अंग होता है। शरीर के अंतर्गत ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा का मेंटेनेंस इसी के कारण होता है। इसके किस भाग के कारण? लैंगरहैंस द्वीप के कारण, जो एक एंडोक्राइन पार्ट है। और इसके अंतर्गत किसके द्वारा? बीटा सेल के द्वारा। क्यों? बीटा सेल क्या करती है? इंसुलिन स्रावित करती है। और इंसुलिन है ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लाइकोजन में। और ग्लाइकोजन अपने शरीर की यकृत तो मांसपेशियों में जाकर के क्या होता है? स्टोरेज होता है। इंसुलिन इज वेरी इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन है एक, अपने पास देखो कोई भी व्यक्ति के अंतर्गत ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी रहती है, उसको अपन डीएम कहते हैं, डायबिटीज मेलाइटस, शुगर की बीमारी कहते हैं। देखो दोस्तों, शुगर की बीमारी ये दो टाइप की होती है। डीएम दो टाइप का है, एक तो डीएम फर्स्ट होता है, एक डीएम सेकंड होता है। इसको थोड़ा समझो। डीएम फर्स्ट, डायबिटीज मेलाइटस फर्स्ट का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन के अंतर्गत शुरुआत से ही इंसुलिन नहीं बनता, प्रकृति ने उसको इंसुलिन बनाने का सोर्स ही नहीं दिया, उसके अंतर्गत जन्म से पैंक्रियाज खराब है, उसका एंडोक्राइन पार्ट खराब है, बीटा सेल खराब है, इंसुलिन नहीं बन रहा, वो डीएम फर्स्ट है। जन्म से ही शुगर की बीमारी क्या कहलाती है? डीएम फर्स्ट। डीएम सेकंड का मतलब होता है जीवन में साथ साथ बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे लाइफ गुजरती है, लाइफ गुजरने के साथ साथ जो किसी भी कारण से जेनेटिकल कोज है, जैसे आरामदायक जीवन यापन करना है, लाइफ स्टाइल है, एनी रीजंस, किसी भी रीजंस में जीवन में बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, जैसे अपने शरीर में जितनी डिमांड होती है इंसुलिन की, उतना इंसुलिन नहीं बन पाता, उसको अपन क्या कहते हैं? डीएम सेकंड कहते हैं। अब संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर ऐसे लोगों की नंबर है बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बढ़ती जा रही है। ऐसा अनुमान है कि इंडियन पॉपुलेशन में 2050 तक लगभग हर व्यक्ति में समस्या हो जाएगी कि शरीर के अंदर जितनी मात्रा में अपने को इंसुलिन चाहिए वो बन नहीं रहा। हर व्यक्ति में इस प्रकार की समस्या हो जाएगी। तो अपनी इस मॉडर्न जेनेटिक्स की बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट का निर्माण किया है। एक सबसे पहला प्रोडक्ट है ह्यूमुलिन या इंसुलिन। बायोटेक ने 5 जुलाई 1983 को, बायोटेक ने 5 जुलाई 1983 को अमेरिका के इली फर्म ने, अमेरिका के कौन सा फर्म था? इली लिली फर्म ने, इली लिली फर्म ने 5 जुलाई 1983 को अमेरिका के इली लिली फर्म ने ई कोली जीवाणु का प्रयोग करके, ई कोली बैक्टीरिया का प्रयोग करके एक प्रथम बायोटेक का प्रोडक्ट लॉन्च किया था। उसका नाम क्या रखा था? ह्यूमुलिन रखा था। इंसुलिन है आज उन पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों को जिनकी बॉडी में शरीर की आवश्यकता के अनुसार इंसुलिन नहीं बन रहा है, उनकी पूर्ति कर रहा है। तो देखो एक बहुत कितना बायोटेक का शानदार प्रोडक्ट है। क्वेश्चन आता है कि बायोटेक का प्रथम प्रोडक्ट कौन सा है? ह्यूमुलिन या इंसुलिन। कब बनाया था? 5 जुलाई 1983 को। किसने बनाया था? अमेरिका ने। कौन से फर्म ने? एली फर्म ने, एली फर्म ने बनाया था। कौन से जीवाणु को काम में लिया था? ई कोली को। नाम क्या रखा था? ह्यूमुलिन रखा था। एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है बायोटेक को। तो बायोटेक इज वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच है साइंस की जिसने इंसुलिन को लॉन्च किया है। तो ये जो इंसुलिन है अपनी बॉडी के अंतर्गत क्या करता है? एक हार्मोन्स है, 51 एमिनो एसिड है। इसको हमेशा अपन इंजेक्शन के द्वारा ही दे सकते हैं। एक इंसुलिन को अपन ओरल राउट से नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं? कारण क्या है? इंसुलिन एक प्रकार की क्या होती है? प्रोटीन तो है, जो जाती है पच जाती है ओरल राउट के थ्रू। इसका ओरल राउट के थ्रू नहीं दे सकते। यदि उसको उसी फॉर्म में काम करवाना है तो अपने को इंजेक्शन के द्वारा ही दिया जाता है। इसको सिर्फ एंड सिर्फ क्या किया जाता है? एक इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है। ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा का कंट्रोल करता है। कौन सा अंग से स्रावित होता है? किसके द्वारा? लैंगरहैंस द्वीप के द्वारा। कैसा भाग है? कौन सी सेल के द्वारा? कौन से जीवाणु काम में था? किसने बनाया था? कौन सा देश था? कब बनाया था? इस प्रकार इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। ये अपने एक बात की किसके बारे में? इंसुलिन के बारे में। इसके बाद के अंतर्गत अपन
एक नया पॉइंट डिस्कस करते हैं दोस्तों। बायोटेक के अंतर्गत, बायोटेक इज वेरी इंटरेस्टिंग ब्रांच ऑफ साइंस, एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है। इस ब्रांच के अंतर्गत अपन एक टॉपिक देखते हैं। इसके अंतर्गत वो टॉपिक है, इसके अंतर्गत जिससे अपन इसके अंतर्गत देख लेते हैं एक छोटा सा पार्ट है क्लोनिंग। क्लोनिंग देख लेते हैं कि क्लोनिंग क्या चीज है। क्लोनिंग, जो क्लोनिंग का मतलब क्या होता है, क्लोन क्या चीज है। क्लोन का मतलब है दोस्तों, अपने पास जैसे एक पेज है और उस पेज की अपन फोटोकॉपी की दुकान पर जाकर के बोल दिए भाई इसके 10 फोटोकॉपी कर दे, तो वो अपने को एक ही पेज की 10 कॉपी तैयार करके देता है। 10 कॉपी का जो झुंड लेके आते हैं वो झुंड क्या कहलाता है, क्लोन कहलाता है। वो झुंड क्या कहलाता है, क्लोन कहलाता है। 10 फोटोकॉपी के पेज का समूह क्या कहलाता है, क्लोन कहलाता है। और उसका जो एक पेज है, उस एक पेज को क्या कहते हैं, रेमेंटा कहते हैं। एक पेज को क्या कहते हैं, रेमेंटा। अर्थात क्वेश्चन आता है कि क्लोनिंग की इकाई क्या है, रेमेंटा। अब दोस्तों अपन ने जो एक पेज था, उस पेज की जो 10 कॉपी तैयार की थी, 10 कॉपियों का झुंड क्लोन कहलाता है, एक रेमेंटा कहलाता है। अपने जो पेज फोटोकॉपी कराया था वो जनक का क्या है, जनक से वो 100% सेम होता है। किसके अंतर्गत, आनुषिक रूप से। क्लोन का मतलब होता है कोई भी सेल, डीएनए, टिश्यू, उत्तक, अंग, जीव, उसकी आनुषिक रूप से हूबहू कॉपी, 100% सेम टू सेम कॉपी क्या कहलाती है, क्लोन कहलाती है। क्लोन का मतलब कोई भी सेल, उत्तक, टिश्यू, अंग, जीव, डीएनए, उसकी 100% हूबहू जो कॉपी होती है वो क्या कहलाती है, क्लोन कहलाती है। और क्लोन को बनाने की पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, क्लोनिंग कहलाती है। और क्लोन जनक से किस में 100% सेम होता है, डीएनए के अंतर्गत, मतलब आंशिक रूप से सेम होता है, बट शारीरिक रूप से सेम होना जरूरी नहीं है। क्लोनिंग एक इथिक्स में फंस गया है। क्लोनिंग के अंतर्गत बायोपायरेसी बढ़ने की संभावना हो गई है। जो क्लोनिंग है वो प्रोसेस जिस मनुष्य का क्लोन बनाने पर अभी नहीं रोक लगी हुई है, क्योंकि बायोपायरेसी हो रही है, हो सकती है फ्यूचर के अंदर। तो क्लोनिंग एक शानदार प्रोसेस है। अनेकों प्रकार के जंतुओं के क्या बनाए गए हैं, क्लोन बनाए गए हैं। प्रथम सफलतम सबसे बेस्ट जो क्लोन बनाया गया था, प्रथम सफलतम बेस्ट जो क्लोन बनाया गया था, किसका बनाया गया था, भेड़ का। देखो भेड़ के अंदर अपन बात करें, भेड़ के अंदर अपन देखते हैं कि जो क्लोनिंग है, क्वेश्चन आता है कौन से देश के अंतर्गत डोली भेड़ का क्लोन बनाया गया था, किसके अंतर्गत, स्कॉटलैंड के अंदर, स्कॉटलैंड। कौन से वैज्ञानिक ने बनाया था, इयान विल्मांट ने, इयान विल्मांट उसका एचओडी था, इयान विल्मांट। कौन से इंस्टीट्यूट के अंतर्गत, रोजेलिन संस्थान में, और रोजेलिन इंस्टीट्यूट के अंतर्गत बनाया था, रोजेलिन संस्थान के अंतर्गत बनाया गया था, रोजेलिन इंस्टीट्यूट के अंतर्गत बनाया गया था। जो क्लोन बनाया गया था डोली भेड़ का क्लोन, स्कॉटलैंड की रोजेलिन इंस्टीट्यूट के अंतर्गत इयान विल्मांट नामक वैज्ञानिक के अंडर एक डोली भेड़ का क्लोन बनाया गया था। वास्तव के अंतर्गत प्रथम सबसे बेस्ट क्लोन बनाया गया था। इसके अंदर अपन बात करें, इसके अंतर्गत क्या लिया था, प्रोसेस के अंतर्गत 2 जैसे भेड़ें ली थी, 2 भेड़ें ली थी। इनके अंतर्गत जैसे एक भेड़ है, इसकी स्तन कोशिका ली थी, स्तन सेल, और एक भेड़ की जो ली थी वो ली थी अंडाणु सेल, अंडाणु कोशिका। ये स्तन सेल वाली ली थी ऑर्डर सेल, ये अंडाणु सेल लिया था। इसका केंद्रक नष्ट कर दिया था, ये केंद्रक है, केंद्रक नष्ट कर दिया था, केंद्रक नष्ट कर दिया, इसका न्यूक्लियस का क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। नष्ट करने के बाद अपने पास ये ऑर्डर सेल मिल गई, और इस ऑर्डर सेल ये दूसरी सेल मिल गई, इसको इसके अंदर डाल दिया, और इसको इसमें डाल करके क्या डेवलप किया, एक जाइगोट डेवलप किया, ये जाइगोट बनाया, और इस जाइगोट को किस में ट्रांसफर कर दिया, सरोगेट मदर के अंदर,
सरोगेट माँ के अंदर ट्रांसफर कर दिया। सरोगेट में माँ में ट्रांसफर करने के बाद के अंतर्गत 5 से 6 मंथ के बाद के अंतर्गत एक मेमना उत्पन्न हुआ था, मेमना, और उस मेमने का नाम क्या रखा था? डोली रखा था। मेमने का नाम क्या रखा था? डोली रखा था। अब देखो दोस्तों, यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आता है कि डोली भेड़ का जो क्लोन बनाया गया था कौन से देश में बनाया गया था? स्कॉटलैंड में। किस वैज्ञानिक के अंदर बनाया गया था? इयान विल्मार्ट के अंदर बनाया गया था। और कौन सी संस्थान में बनाया गया था? रोजेलिन इंस्टीट्यूट के अंतर्गत। एक्चुअल में रियल के अंदर्गत जो कॉपी हुई थी डोली भेड़, वो कौन सी थी? इसकी क्या हुई थी? ये कॉपी थी, इसकी कॉपी हुई थी, इसका क्लोन था। क्वेश्चन आता है जो डोली भेड़ मिली थी, डोली भेड़ जो मिली थी, उस डोली भेड़ का जो क्लोन बनाया गया था वास्तव में कौन सी भेड़ की कॉपी थी? स्तन सेल वाली भेड़ की कॉपी थी। क्यों? क्योंकि इस अंडाणु कोशिका वाले केंद्रक नष्ट कर दिया था, तो वास्तव के अंदर का जो डीएनए गया था इस जाइगोट के अंदर सिर्फ किसका था? स्तन सेल का। स्तन सेल वाली जो भेड़ थी उसकी हूबहू कॉपी की थी। इसके लिए अपन ने क्या यूज किया था? सरोगेट मदर, किराए की माँ। कोई भी किराए की माँ जनरली उम्र जैसे मनुष्य के अंतर्गत ऐसा यूज करते हैं सरोगेसी के लिए, तो 17 से 35 साल उम्र में जीवन में 3 बार वो क्या हो सकती है? गर्भवती हो सकती है। ये रिक्वायरमेंट है, शर्त है। जो मेमना उत्पन्न हुआ था उस मेमना का नाम क्या रखा था? डोली। अब दोस्तों अपने क्वेश्चन ये आता है, क्या डोली भेड़ एक क्लोन था? नहीं, डोली भेड़ जनक की 100% कॉपी नहीं थी, स्तन कोशिका वाले की 100% कॉपी नहीं थी, वास्तव में एक काइमेरा था। जो डोली भेड़ है उसको बनाने के लिए कौन सी टेक्निक काम में ली थी? केंद्रक प्रत्यारोपण तकनीक काम में ली थी। न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक का प्रयोग किया जाता है, एनटीसीटी टेक्नोलॉजी का क्या किया था? प्रयोग किया था। क्वेश्चन आता है कि क्लोनिंग के लिए, डोली भेड़ बनाने के लिए कौन सा टेक्निक काम में ली थी? क्लोनिंग की अनेकों जंतुओं के क्लोन्स बनाए गए हैं। जिससे अपन बात करें, जैसे हरियाणा के अंतर्गत करनाल के अंतर्गत बहुत बड़ा सेंटर है किनका? क्लोनिंग का, भैंसों का। जिससे भैंसों के लिए क्लोन बनाए गए हैं, पूर्णिमा, महिमा बनाए गए हैं। बकरी का जो क्लोन बनाया गया उसको न्यूरा के नाम से जाना जाता है। जिससे अपन बात करें, जिस बिल्ली का स्नूपी नाम का क्लोन बनाया गया है, जिससे बंदर का टेट्रा नाम का क्लोन बनाया गया है, तो भेड़ है, बकरी है, जिससे भेड़ का डोली, पोली, मोली, कई क्लोन्स बनाए गए हैं। क्लोनिंग इथिक्स में फंस गया। क्लोनिंग के अंतर्गत एक बड़ी बात थी, देखो जैसे दोस्तों ये अपने डोली भेड़ का क्लोन बनाया गया था, तो डोली भेड़ जिस दिन जन्मी थी उस दिन उसकी उम्र उतनी थी जितनी उसकी क्या थी? जो सेल स्तन कोशिका यूज करती थी उस भेड़ की उम्र के बराबर थी। इसका लंग इन्फेक्शन होने से 2003 के अंतर्गत इसकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। तो ये ज्यादा लंबे टाइम तक क्या नहीं जी नहीं पाती थी, क्योंकि इसके अंतर्गत जो अपन क्लोन बनाते हैं, जो सेल जिसकी उत्तक टिश्यू डीएनए जहां जिसका अपन लेते हैं उसकी उतनी उम्र के बराबर क्या होती है? पहले से क्या होती है? एज होती है। ये क्लोनिंग के अंतर्गत क्या होती है? कमी भी है। तो भविष्य के अंतर्गत ये क्लोनिंग टेक्निक की ज्यादा डेवलप हो सकती है। तो क्लोनिंग के अंतर्गत क्वेश्चन आता है कि क्लोनिंग की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के अंतर्गत वास्तव में क्या करते हैं? किसकी कॉपी करते हैं? आनुषिक रूप से जन की क्या करते हैं? कॉपी करते हैं। तो अपने को क्लोनिंग जैसे मान लो ऑर्गन की क्लोनिंग कर लेंगे तो इन फ्यूचर के अंतर्गत बायोपायरेसी हो सकती है। अपनी बॉडी की बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन जैसे किडनी है, लिवर है, इनका आराम से क्लोनिंग हो सकती है, बट बायोपायरेसी के अंतर्गत क्या हो सकता है? फंस सकता है। बायोपायरेसी का साफ मतलब होता है कोई चीज ब्लैक में बेचते हैं, क्या कहलाती है? बायोपायरेसी। किसी के उल्लंघन करना, कानून का उल्लंघन करना एक प्रकार की क्या होती है? बायोपायरेसी। बायोपेटेंट का उल्लंघन करना क्या है? बायोपायरेसी है। बायोपेटेंट एक किसी भी व्यक्ति को दिया गया अधिकार होता है। उस अधिकार के अंतर्गत जो व्यक्ति जिस चीज को बनाता है वो उसी को सेल कर सकता है, वही व्यक्ति उसका एमआरपी डिटरमिनेट करता है, वही आयात कर सकता है, वही उसमें संशोधन कर सकता है। 20 साल तक बायोपेटेंट की एज क्या होती है? 20 साल। 20 साल तक कोई भी उस चीज की कॉपीराइट नहीं कर सकता, उसकी कोई भी बायोपायरेसी नहीं कर सकता, उसकी बुद्धि की, उसकी उत्पाद की, उसकी उत्पादकता की, उसकी प्रोडक्शन सेंटर की कोई भी बुद्धि का, प्रोडक्ट का, उत्पाद का, उत्पादकता का कोई भी हरण नहीं कर सकता, उल्लंघन नहीं कर सकता, बायोपायरेसी नहीं कर सकता। तो एक बायोपेटेंट कोई व्यक्ति को, फर्म को, कंपनी को, देश को दिया गया एक अधिकार होता है। उसका कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है तो उसको हर्जाना देना पड़ता है। जिससे भारत ने एक नियम का क्या करा रखा है? बायोपेटेंट करा रखा है। तो बायोपेटेंट हर कोई इसका
हनन नहीं कर सकता, उसका बायोपायरेसी नहीं कर सकता। तो थैंक यू दोस्तों, अपन आगे डिस्कस करते हैं एक नए पॉइंट के साथ। दोस्तों गुड इवनिंग। आज के अपन इस क्लास के अंतर्गत कुछ फोरेंसिक पार्ट का डिस्कस करते हैं। एक क्रिमिनल साइंस, एक आपराधिक विज्ञान के बारे में बात करते हैं कि आजकल ज़्यादा जो बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसके अंतर्गत क्रिमिनल साइंस से रिलेटेड क्या होता है, एक क्वेश्चन आता है। तो क्रिमिनल साइंस के अंतर्गत अपन कौन कौन से टेस्ट है आपराधिक विज्ञान के अंतर्गत किसी क्रिमिनल को कैसे पकड़ा जाता है, किसी भी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए कौन कौन सी टेस्ट है वो आधार बना रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, क्या उनसे किसी व्यक्ति विशेष को पकड़ा जा सकता है क्या। जैसे अपन क्रिमिनल साइंस के अंतर्गत बात करें, एक तो टेस्ट होता है नार्को टेस्ट, नार्को टेस्ट है। दूसरा अपन बात करें इसके अंतर्गत क्या होता है, जिसे ब्रेन मैपिंग टेस्ट है, ब्रेन मैपिंग टेस्ट है। तीसरा अपन इसके अंतर्गत बात करें, ब्रेन मैपिंग टेस्ट है, लाई डिटेक्टर टेस्ट है। जिससे अपन बात करें एक डाइटम टेस्ट है, जिससे अपन बात करें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट है। इसके अलावा अपन बात करें इसके अंतर्गत डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट है और एक बायोमेट्रिक टेस्ट है। अपन इतने टेस्ट के बारे में बात करें, एक एक टेस्ट को देखते हैं कि कोई भी क्रिमिनल, किसी भी अपराधी को कैसे पकड़ा जाए। दोस्तों आज तक इतने टेस्ट लॉन्च हुए लेकिन भारत में इतने बड़े कांड हुए हैं, कोई भी अपराधी के अंतर्गत अपराधी घोषित नहीं कर पा रहे हैं। कोई भी देखो, आरुषि तलवार प्रकरण है, लटक गया, नो सॉल्यूशंस। सीला मर्डर है, फंस गया, नो प्रॉब्लम्स। अपने राजस्थान में भौरी प्रकरण है, उलझ गया। नागर प्रकरण है, थोड़ा काफी हद तक सुलझा है। यदि अपन बात करें जैसे सुंदर पुष्कर प्रकरण है, जैसे मुंबई ब्लास्ट कसाब प्रकरण है, जैसे आनंद पाल प्रकरण है, राम रहीम प्रकरण है, आसाराम बापू प्रकरण है, ये जो क्रिमिनल्स है, अपराध है। अपन देखते हैं अपने गांव में कोई अपराध करता है और अपराध करने के बाद वो मर्डर करने के बाद में 2-4-5 साल बाहर आ जाता है। तो उसके अंतर्गत कोई भी अपराधी को जेल में उसने अपराध किया, उस अपराधी की कैसे पहचान नहीं कर पाते। और पहचान करने के लिए आज अपन देश के अंतर्गत चिकित्सा व्यवस्था में देखो कैसी अव्यवस्था हो गई है। आज देश के अंतर्गत लगभग 70% लोग जोड़ा छाप के शिकार हो रहे हैं। क्यों? कारण क्या है? आज अपने गांव के अंतर्गत, घर के अंदर, परिवार के अंदर 70% लोग जोड़ा छाप के शिकार हो रहे हैं। देश क्या कर रहा है? देश की व्यवस्था क्या कर रही है? कुछ नहीं कर पा रही है। कारण क्या है कि किसी भी अपराधी को आज एक देश के अंतर्गत इतने बड़े मेडिकल एग्जाम्स के अंतर्गत भी कितनी गड़बड़ होती है। एग्जाम कोई बिहारी देता है, टॉप राजस्थान का, हरियाणा का बच्चा करता है, कैसा अपराध है। उस अपराधी को कैसे पकड़ा जाए? किसी ने आतंकवादी है, कोई मर्डर किया है, शूट किया है, रेप किया है, उसको कैसे पकड़ा जाए? उसको किस प्रकार से पकड़ा जाए? इसलिए अपने पास कुछ टेस्ट अपन काम में ले रहे हैं एट प्रेजेंट के अंदर, जैसे नार्को टेस्ट है। इस नार्को टेस्ट के अंतर्गत क्या करते हैं, देखो दोस्तों, इसके अंतर्गत नार्को टेस्ट का मैं कुछ बातें बता देता हूं दोस्तों। ये एक ऐसा टेस्ट है जिसके अंतर्गत अपराधी की कंफर्म रूप से जांच नहीं है। कंफर्म नहीं कह सकते इसी व्यक्ति ने अपराध किया है, सिर्फ 60 से लेकर के अपन 70% तक ही इसको सही मान सकते हैं। दूसरी बात, नार्को टेस्ट के अंतर्गत क्या है, अपराधी की मृत्यु हो सकती है। इसका अपराधी की लीगल एडवाइस के बाद में किया जाता है नार्को टेस्ट। नार्को टेस्ट के अंतर्गत क्या है, कोई भी नार्कोटिक ड्रग देते हैं अपराधी को। जिस व्यक्ति ने अपराध किया उसकी पहले तो अपन ने पूछताछ कर ली, पूछताछ करने के बाद सब रिक्वायरमेंट करने के बाद के अंतर्गत जब वो अपराधी गवाहों और सबूतों के आधार पर पकड़ा जाता है, पकड़ने के बाद के अंतर्गत उस व्यक्ति को नार्कोटिक ड्रग देते हैं। जैसे जो भी सीरम देते हैं उसको हायोसिन्स देते हैं, उसको कोई मॉर्फिन देते हैं, कोडिन्स देते हैं, कोई भी उसको नार्कोटिक ड्रग देते हैं। अब नार्कोटिक ड्रग देने के बाद के अंतर्गत
तो टू सोरम और टू सीरम ज़्यादा काम में लेते हैं, टू सीरम ज़्यादा काम में लेते हैं। उसको नार्कोटिक ड्रग देने के बाद उसकी थिंकिंग पावर जीरो कर देते हैं, सोचने की क्षमता जीरो कर देते हैं, उसको अर्ध चेतन अवस्था में लाते हैं। और अर्ध चेतन अवस्था में ला करके जहाँ अपराध हुआ है, उस अपराध क्यों किया था, क्या कारण था, कौन कौन लोग शामिल थे, किस घटना थी, उसमें किसका मर्डर था, कैसे हुआ था, क्या रेप हुआ था, उस घटना से संबंधित सब कुछ क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, पूछताछ करते हैं। और वो व्यक्ति एक सामान्य स्थिति में, अर्धचेतन स्थिति में, दोनों के अंतर्गत मैचिंग करके क्या करते हैं, अपराधी की जांच करते हैं। स्पेशली रूस है, अमेरिका है, उन लोगों के अंतर्गत जो ऑफिसर्स के लिए इस प्रकार का टेस्ट किया जाता है। तो अपन कोई भी व्यक्ति के अंतर्गत ये नार्को टेस्ट है, ये अपन कंफर्म टेस्ट नहीं कर सकते हैं इसके अंतर्गत। दूसरा टेस्ट है दोस्तों ब्रेन मैपिंग टेस्ट। ब्रेन मैपिंग टेस्ट एक अच्छा टेस्ट है। इसके अंतर्गत लगभग इसकी दक्षता होती है 96% के आसपास की दक्षता होती है। एक बहुत शानदार टेस्ट है ब्रेन मैपिंग टेस्ट। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति, उसके अंतर्गत क्या करते हैं, जिस व्यक्ति को अपराधी घोषित किया है उसका नॉर्मली ईईजी करते हैं, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी कर लेते हैं। अब उस व्यक्ति को उस अपराध संबंधित, घटना संबंधित बात पूछताछ करते हैं, उसको ऑडियो दिखाते हैं, उसको वीडियो दिखाते हैं, उसका साइकोलॉजिकली किस प्रकार से चेंजेज हुआ है, मानसिक रूप से क्या वेरिएशन आता है, उसकी ईईजी के मापते हैं। और दोनों स्थिति ईईजी की कंपेयर करके क्या करते हैं, उसकी पहचान करते हैं। ये क्या कहलाता है, ब्रेन मैपिंग टेस्ट कहलाता है। तीसरा दोस्तों देखो लाई डिटेक्टर टेस्ट है, जैसे आरुषि तलवार प्रकरण में काम लिया था लाई डिटेक्टर टेस्ट। लाई डिटेक्टर टेस्ट के अंतर्गत क्या करते हैं, जो क्रिमिनल्स है, जिस व्यक्ति को अपराधी घोषित किया है, उस अपराधी को ऑडियो दिखाते हैं, उसको वीडियो दिखाते हैं, उस घटना संबंधित पूछताछ करते हैं, और उस घटना की, उस अपराधी की हार्ट बीट कैसी है, उसके बॉडी के अंदर स्वीट ग्लैंड कैसी है, उसकी धड़कन कैसी है, उस बॉडी के अंतर्गत एक्टिविटीज, आहार, उसका व्यवहार किस प्रकार से चेंज होता है, फेशियल एक्सप्रेशन चेंज कैसे होता है, स्किन में ब्लड सप्लाई कैसे चेंजेस होती है, ये सब मेजर करते हैं। और मेजर करके उसके अंतर्गत क्या करते हैं, अपराधी की पहचान करते हैं। बट ये टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। इस टेस्ट में अपन कोई भी व्यक्ति को 100% कंफर्म नहीं कह सकते हैं। ये भी लगभग 60 से लेकर के 70% तक राइट है। तो ये भी कोई टेस्ट है, वो अच्छा टेस्ट कैटेगरी के अंदर नहीं आता है। और ये भी जो जिस व्यक्ति को अपराधी घोषित किया उसको सब कुछ क्या करते हैं, पूछ करके किया जाता है, एक लीगल एडवाइस लेकर बाद में किया जाता है। डाइटम टेस्ट एक दोस्तों ऐसा टेस्ट होता है जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति का जैसे मर्डर हो गया, उसका मर्डर हुआ है तो उसको पानी के अंतर्गत डूबने से मृत्यु हुई है या मार करके डुबाया गया, उसका टेस्ट किया जाता है। कौन सा, डाइटम टेस्ट। और उसमें बॉडी के अंतर्गत एल्गी की परत के आधार पर क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। कौन सा, डाइटम टेस्ट। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग काफी हद तक राइट है दोस्तों। अपन जो भी लोग हैं, अपना लगभग 99% डीएनए क्या होता है, सेम होता है। 99% डीएनए क्या रहता है, सेम रहता है। बट डीएनए के अंतर्गत एक नाइट्रोजन क्षारकों का फिक्स सीक्वेंस होता है। नाइट्रोजन क्षारकों का एक क्रम होता है। उस फिक्स सीक्वेंस को, उस क्रम को क्या कहते हैं, मिनी सैटेलाइट कहते हैं। मिनी सैटेलाइट कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं। या उसको क्या कहते हैं, VNTR कहते हैं, VNTR, वेरिएबल टेंडेंस रिपीट नंबर। VNTR वेरिएबल टेंडेंस रिपीट नंबर होता है, VNTR बोलते हैं उसको, वेरिएबल टेंडेंस रिपीट नंबर कहते हैं। मिनी सैटेलाइट वेरिएबल टेंडेंस रिपीट नंबर नाइट्रोजन क्षारकों की फिक्स सीक्वेंस के आधार पर क्या करते हैं, उस अपराधी को क्या किया जाता है, पकड़ा जाता है। वेरिएबल टेंडेंस रिपीट नंबर के आधार पर उसमें नाइट्रोजन क्षारकों का क्रम व्यक्ति विशेष का क्या होता है, फिक्स होता है। देखो कैसा करते हैं दोस्तों, जहां पर अपराध हुआ है, रेप हुआ है, मर्डर हुआ है, शूटर हुआ है, कोई भी है, उस क्रिमिनल कैसे हेयर सेल, ब्लड सेल, वीर्य सेल का वहां से क्या करते हैं, डीएनए। जैसे दिल्ली के अंतर्गत इतना बड़ा कांड हुआ था, दिल्ली के इतिहास का सबसे बड़ा कांड, एक ही घर में अलग अलग उम्र के समझदार बूढ़े और जवान सबके 11 लोगों की एक साथ हत्या, कितना बड़ा अपराध हुआ है। उस अपराधी के अंतर्गत फिंगरप्रिंट्स लिए हैं तो 12 के मिल रहे, लेकिन मर्डर कितनों का हुआ है, 11 का हुआ है। इसका मतलब एक कोई क्या था, हो सकता है अपराधी का हो। तो इसके अंदर देखो दोस्तों, इसमें क्या करते हैं, जहां पर अपराध हुआ है, रेप हुआ है, मर्डर हुआ है, वहां से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा क्या करते हैं, वहां से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा क्या करते हैं, सैंपल कलेक्ट करते हैं। और उस सैंपल को कलेक्ट करके, उस सैंपल को वहां से इकट्ठा करके, उस सैंपल को
ले जा करके उसका VNTR नंबर मिनी सैटेलाइट नाइट्रोजन क्षारकों का क्रम सीक्वेंस तैयार कर लेते हैं। अब जिस व्यक्ति को अपराधी घोषित किया उस व्यक्ति का क्या कर लेते हैं, DNA फिंगरप्रिंटिंग का सीक्वेंस तैयार कर लेते हैं नाइट्रोजन क्षारकों का। फिर दोनों को क्या करते हैं, मैचिंग करवाते हैं। यदि दोनों के अंतर्गत मिलान होता है, मैचिंग होती है, यदि दोनों में मैचिंग होती है इसका मतलब अपराधी वही है, मैचिंग नहीं होता है तो इसका मतलब अपराधी वही नहीं है। आज देश के अंतर्गत बड़ी कम्पिटिटिव एग्जाम्स IAS है, जैसे CDS है, जो अच्छी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं, इंजीनियरिंग मेडिकल्स के अंतर्गत कुछ काफी हद तक DNA फिंगरप्रिंटिंग का यूज कर रहे हैं, बट 100% कन्फर्म नहीं। आज राजस्थान पुलिस का एक एग्जाम कंडक्ट नहीं हो पा रहा। क्यों? कारण क्या है, फिंगरप्रिंट्स लोग मार्केट के अंतर्गत नए बना के ले जाते हैं। एक राजस्थान के अंतर्गत बायोमेट्रिक लॉन्च हुई है। बायोमेट्रिक एक बहुत बड़ी एक टेक्निक है व्यक्ति विशेष की पहचान करने की। नाम ही बता रहा है जैविक मापन। इसमें कई डाटा लेते हैं, कई डाटा के आधार पर क्या करते हैं, व्यक्ति विशेष की क्या करते हैं, पहचान करते हैं। आज राजस्थान में लगभग हर स्कूल के अंतर्गत, हर हॉस्पिटल के अंतर्गत, PSC लेवल के अंतर्गत क्या कर रखी है, बायोमेट्रिक लॉन्च कर रखी है। बट वो बायोमेट्रिक लॉन्च एक चाइनीज मॉडल को बेचने का सिर्फ गवर्नमेंट का क्या टारगेट था, उसको अपन कंफर्म पहचान नहीं कर सकते हैं इसके अंतर्गत। वो तो गवर्नमेंट ने उस ऑफिसर्स को तो एक कार्ड दे दिया, उस कार्ड से स्कैन कर सकता है, तो एक 4th ग्रेड कर्मचारी के लिए क्या समस्या बन गया। तो इसके अंतर्गत कंफर्म भी नहीं है भी, तो एक कोई खास स्पेशल उसका एप्लीकेशन नहीं था, सिर्फ एक मशीनरी बेचने का अपन कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का टारगेट था उसके अंतर्गत कोई भी। लेकिन बायोमेट्रिक के यदि सही प्रॉपर वे में काम करती है तो कोई भी स्कूल के अंतर्गत किसी भी टीचर को बोलने की आवश्यकता नहीं होती है टाइम की कि आप कितने बजे आए थे। कोई भी हॉस्पिटल के अंतर्गत किसी कर्मचारी को, कहीं भी के ऑफिसर्स को बोलने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि बायोमेट्रिक के द्वारा जितना लेट आता है तो उसका तुरंत क्या होता है पता चल जाता है और व्यक्ति विशेष की क्या होती है पहचान हो जाती है। तो बायोमेट्रिक में कई डाटा लेकर के आधार पर क्या करते हैं, किसी भी क्या करते हैं अपराधी की पहचान कर सकते हैं। तो ये अपन ने एक आपराधिक साइंस पढ़ी है, उस आपराधिक साइंस के अंतर्गत किसी भी क्रिमिनल को क्या कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों अपन इस क्लास के अंतर्गत आपराधिक क्रिमिनल साइंस के बारे में बात की थी। आगे वाली क्लास के अंतर्गत अपन एक नए टॉपिक के साथ, नई ब्रांच के साथ, जैसे बायोगैस है। बायोगैस क्या चीज होती है, बायोगैस की 5 बातें तो मैंने बता देता हूँ। बायोगैस में मुख्य गैस मेथेन होती है। बायोगैस का प्रोडक्शन किससे करते हैं, जीव जंतु पेड़ पौधों को उत्सर्जित पदार्थों से करते हैं। बायोगैस के अंतर्गत मेथेन लगभग होती है, इसके अंदर 65 से 70%, कार्बन डाइऑक्साइड होती है 20 से 30%। बायोगैस के प्रोडक्शन में कवक और जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। बायोगैस का ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। बायोगैस के अंतर्गत क्या करते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू बहुत अच्छी है, 23 से 28 मेगाजूल पर मोल इसकी क्या होती है, कैलोरीफिक वैल्यू है। ईंधन के रूप में इसका यूज करते हैं। तो बायोगैस जो भी आज भारत के अंतर्गत मोदी गवर्नमेंट ने स्वच्छ भारत मिशन अभियान चलाया है, हो सकता है फ्यूचर के अंतर्गत ये जो अभियान है बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, क्योंकि जो खाद्य, जो भी वेस्ट पार्ट है, जो भी गंदगी है, उसका प्रयोग किसमें किया जा सकता है, बायोगैस के प्रोडक्शन में किया जा सकता है। तो बायोगैस में ध्यान रखना, बायोगैस के उत्पादन में सेल्यूलोज का अपघटन धीमे होता है, लिग्निन का अपघटन होता नहीं। क्वेश्चन आता है कि बायोगैस के उत्पादन के अंतर्गत किसका अपघटन धीमा होता है, सेल्यूलोज का। किसका अपघटन होता नहीं है, लिग्निन का। कौन सा मेनली गैस बायोगैस, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा H2 और H2S होती है। तो जो भी वेस्ट पार्टिकल और बेकार है वो किसके अंतर्गत यूज कर सकते हैं, बायोगैस के अंदर यूज कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। आज की इस क्लास के अंदर अपन एक बायोटेक का पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे अपन इसके अंदर डिस्कस करते हैं एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक। देखो दोस्तों, सबसे पहले 3 टर्म होती है। हाँ, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंतर्गत एंटीबायोटिक में से क्वेश्चन आता है लगभग। एंटीबायोटिक अपन बात करें तो 3 वर्ड आते हैं। एक तो क्या होता है, एंटीबायोटिक आता है, एंटीबायोटिक। एक आता है एंटीसेप्टिक, और एक टर्म आती है स्टेरिलाइजेशन। एक जैसे क्रायो प्रिजर्वेशन। एंटीबायोटिक को हिंदी में कहते हैं प्रतिजैविक कहते हैं। 3 टर्म है, देखो ये 4 टर्म है जो लगभग क्या है, एक जैसी है।
सबसे पहले अपन बात करें एंटीबायोटिक क्या है। एंटीबायोटिक देखो दोस्तों, ऐसे केमिकल्स, ऐसे रासायनिक पदार्थ है जो सूक्ष्म जीवों से स्रावित होते हैं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं। ऐसे केमिकल्स, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों से बनते हैं, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं। जीवाणु है, कवक है, इनसे बनते हैं और जीवाणु की वृद्धि को क्या करते हैं, रोकने का काम करता है। एंटीबायोटिक का मेन जो फंक्शन होता है वो जीवाणु की वृद्धि को रोकना है। और दूसरा जो टर्म है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक का मतलब होता है ऐसे केमिकल, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों को जड़मूल से खत्म कर देते हैं। प्रतिरोधी, हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिरोधी, मतलब सूक्ष्म जीवों को जड़मूल से खत्म कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एंटीसेप्टिक कहलाते हैं। जो एंटीसेप्टिक है, जैसे मान लो डिटोल है, इंडियन मार्केट में मिल रहा है, जैसे बीटाडीन है, पोविडाइन, या जैसे टिंचर आयोडीन है। अपने एग्जाम के बार पूछ लेता है टिंचर आयोडीन है, इसके एग्जांपल्स में जैसे टिंचर आयोडीन है, डिटोल है, सेवलोन है, टिंचर आयोडीन, टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन क्या होता है, जैसे एथिल एल्कोहल होता है, C2H5OH है। एथिल एल्कोहल के अंदर 2 से 3 ग्राम आयोडीन डाल दिया। देखो एल्कोहल के अंदर लगभग 2 से 3% जो सॉल्यूशन बनता है, जो विलीन बनता है, वो क्या कहलाता है, टिंचर आयोडीन कहलाता है। और टिंचर आयोडीन में आयोडीन एक बहुत बड़ा क्या होता है, एंटीसेप्टिक होता है, सूक्ष्म जीवों को जड़मूल से क्या कर देता है, खत्म कर देता है। जो भी मार्केट के अंतर्गत जो क्रीम आती है एक्सटर्नल यूज के लिए, जैसे मान लो बोरोलिन आती है, बोरोप्लस आती है, ये जो भी फोड्रम आती है, ये सारी की सारी क्या होती है, एंटीसेप्टिक नेचर की होती है। बॉडी की कोई भी एक्सटर्नल चोट लग जाती है तो एंटीसेप्टिक लगाते हैं, क्योंकि वहां सूक्ष्म जीव पूर्णतः क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। स्टेरिलाइजेशन देखो दोस्तों एक बहुत बड़ी टर्म है, निर्मिजीकरण कहते हैं इसको, हिंदी में क्या कहते हैं, निर्मिजीकरण, बहुत बड़ी टर्म है निर्मिजीकरण। बट आपकी पढ़ाई के लेवल के अंदर जो अपने जो क्वेश्चन आता है, नॉर्मली देखो जैसे कोई कमरा है, जैसे ऑपरेशन थिएटर है, उसके अंदर सूक्ष्म जीवों को पूर्णतः नष्ट करना, ताकि जिस व्यक्ति को, जिस पेशेंट को लेकर आएंगे, उसकी बॉडी के जो पार्ट्स ओपन करेंगे वो इंफेक्टेड नहीं, इसलिए इस कमरे को पूरा सूक्ष्म जीव रहित कर दिया जाता है। वो एक प्रकार की क्या है, स्टेरिलाइजेशन। और क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब होता है कि कोई भी अपने पास द्रव्य होता है, मैटर होता है, सबस्टेंट होता है, पदार्थ है, अपन चाहते हैं कि लंबे समय तक खराब नहीं हो, इसको लो टेम्परेचर पर रक्षित कर दिया जाता है। और लो टेम्परेचर पर रक्षित कर देना क्या कहलाता है, क्रायो प्रिजर्वेशन कहलाता है। क्रायो प्रिजर्वेशन जैसे मान लो कोई शिमिन है, वीर्य है, कोई शुक्राणु है, कोई अंडाणु है, उनको -196 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर शिमिन को क्या कर देते हैं, सुरक्षित कर देते हैं द्रव नाइट्रोजन के अंदर। ये अपने घर के अंदर फ्रीज है, कोई भी खाद्य पदार्थ है लो टेम्परेचर पर सुरक्षित कर दे, वो क्या है, क्रायो प्रिजर्वेशन है। जो लो टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है, माइक्रोबीज की ग्रोथ डिस्टर्ब हो जाती है, इसका क्या है, उनकी वृद्धि नहीं होती है। तो लो टेम्परेचर किसी भी पदार्थ का, सबस्टेंट का सुरक्षित करना क्रायो प्रिजर्वेशन है। किसी चैम्बर के अंतर्गत या कहीं पर भी सूक्ष्म जीवों को जड़मूल से खत्म करना स्टेरिलाइजेशन है। और एंटीसेप्टिक का मतलब बॉडी के किसी एक्सटर्नल पार्ट में लगा सूक्ष्म जीवों को खत्म करना एंटीसेप्टिक है। एंटीबायोटिक का मतलब होता है, देखो एंटीबायोटिक की जो वर्ड था, शब्द दिया था, वो सालमान वाक्समैन ने दिया था। एंटीबायोटिक वर्ड किसने दिया था, सालमान वाक्समैन ने दिया था। एंटीबायोटिक वर्ड किसने दिया था, सालमान वाक्समैन ने दिया था, सालमान वाक्समैन ने। देखो सालमान वाक्समैन को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। पिछली बार आरएस में भी पूछा था कि सालमान वाक्समैन को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था, तो सालमान वाक्समैन को नोबेल पुरस्कार मिला था स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक की खोज के लिए, नए के एंटीबायोटिक शब्द देने के लिए। ये पिछली बार आरएस के अंदर डिस्कस हुआ था। देखो सालमान वाक्समैन है, इसने एंटीबायोटिक वर्ड यूज किया था, बहुत बड़ी एक स्ट्रेप्टोमाइसिन जो टीबी के अंदर सबसे प्रभावी एंटीबायोटिक है।
उस टीबी के अंदर उस प्रभावी एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की थी? सालमान वाक्समैन ने की थी। इसके लिए इसको नोबेल पुरस्कार मिला था। एंटीबायोटिक की खोज का श्रेय दिया जाता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नोटेटम के अंतर्गत पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की खोज की थी। पेनिसिलिन नोटेटम के अंतर्गत पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की खोज की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को एंटीबायोटिक को क्या कहा जाता है? खोज करता माना जाता है। जो एंटीबायोटिक की सडनली खोज हुई थी, इस कारण कहते हैं कि ऐसा कौन सा केमिकल, ऐसा कौन सा रासायनिक पदार्थ है जो सूक्ष्म जीवों से स्रावित होता है, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है, जिसकी सडनली अचानक खोज हुई थी। तो अचानक खोज किसकी हुई थी? एंटीबायोटिक हुई थी। एंटीबायोटिक का जो सोर्स है, जो स्रोत है, अपने पास जीवाणु भी है, अपने पास बैक्टीरिया है, साइनो बैक्टीरिया भी है, और अपने पास कवक भी है। बैसिलस प्रकार के बैक्टीरिया इसके सबसे बड़े सोर्स है। एक बैसिलस सबटिलिस प्रजाति है। उस बैसिलस सबटिलिस प्रकार के जीवाणु से 60 प्रकार की एंटीबायोटिक प्राप्त की जाती है। 60 प्रकार के एंटीबायोटिक क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। जो एंटीबायोटिक्स है उसकी धीरे धीरे प्रभाव खत्म होता जा रहा है। ऐसा अनुमान है कि लगभग 2020 के आसपास तक एंटीबायोटिक का प्रभाव खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? कारण क्या है कि जैसे ये जीवाणु, इस जीवाणु के अंतर्गत ये मुख्य डीएनए, मेन डीएनए, मुख्य डीएनए, इसके अलावा इसके अंतर्गत एक वृत्ताकार डीएनए का और भी टुकड़ा पाया जाता है। ये क्या कहलाता है? प्लाज्मिड कहलाता है। और इस प्लाज्मिड के ऊपर क्या रहते हैं? जीन रहते हैं। और ये जीन क्या बनते हैं? प्रतिरोधी प्रोटीन बनाते हैं। प्रतिरोधी प्रोटीन के स्ट्रेन बनाते हैं। प्रतिरोधी प्रोटीन की स्ट्रेन बनाती है। देखो दोस्तों, बैक्टीरिया के अंतर्गत मुख्य डीएनए के अलावा एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए पाया जाता है, जिसका नाम क्या है? प्लाज्मिड है, जो बायोटेक के अंतर्गत वेरी इंपॉर्टेंट है। बायोटेक का बेस है, सेपरेट कर सकते हैं, काट सकते हैं। बायोटेक है उसके अंतर्गत इस प्लाज्मिड का बहुत यूज किया जाता है। तो इसके अंतर्गत देखो, ये जो प्लाज्मिड है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? जीन। और जीन क्या बनाते हैं? प्रतिरोधी प्रोटीन के स्ट्रेंथ बनाते हैं। और प्रतिरोधी प्रोटीन के स्ट्रेंथ बनाते हैं तो प्रतिरोधकता क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। जो एंटीबायोटिक का असर क्या होता है? कम होता जा रहा है। एट प्रेजेंट में देखो, अपन बात करें इंडियन मार्केट के अंदर, आर्ग्यूमेंटिन थोड़ी काम कर रही है और थोड़ी जीफी काम कर रही है, और सब एंटीबायोटिक लगभग क्या हो चुकी है? फेल हो चुकी है। गेटी वेटी जो नई एंटीबायोटिक्स आ रही है थोड़ी काम कर रही है। एंटीबायोटिक असर है खत्म होता जा रहा है। कारण क्या है? कारण है कि प्लाज्मिड पर उपस्थित जीन के द्वारा प्रतिरोधी प्रोटीन के स्ट्रेन बनाए जाते हैं, इसलिए प्रतिरोधकता बढ़ती जा रही है। एंटीबायोटिक का असर जीवाणु के ऊपर क्या होता जा रहा है? घटता जा रहा है। इसके बाद अपन देखें, जो एंटीबायोटिक्स है, 2 टाइप की एंटीबायोटिक्स होती है। एंटीबायोटिक कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की। एंटीबायोटिक 2 टाइप की होती है। एक तो एंटीबायोटिक होती है स्पेसिफिक एंटीबायोटिक है, और एक क्या होती है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। स्पेसिफिक एंटीबायोटिक का मतलब एक ऐसी एंटीबायोटिक जो सिर्फ सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को ही रोकती है, जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को ही रोकती है, नष्ट नहीं कर सकती। एक स्पेसिफिक डिजीज के ऊपर ही काम करती है, एक विशिष्ट बीमारी के ऊपर ही काम करती है, वो क्या कहलाती है? स्पेसिफिक एंटीबायोटिक कहलाती है। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का मतलब एक ऐसी एंटीबायोटिक जो कई बीमारियों के जीवाणुओं को खत्म करने की पोटेंशियल रखती है, जो एक साथ कई प्रकार के जीवाणुओं को खत्म करने की पोटेंशियल रखती है। खत्म करने के साथ साथ जीवाणु को नष्ट करने के साथ साथ वृद्धि भी रोकती है, जो जीवाणु की ग्रोथ भी रोक सकती है और नष्ट भी कर सकती है, वो क्या कहलाती है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहलाती है। तो एंटीबायोटिक 2 टाइप की, जैसे आज इंडियन मार्केट के अंतर्गत अपन बात करते हैं आर्ग्यूमेंटिन से, जैसे सिफेक्जिन है, जैसे सेप्ट्राजोन है, ये जो भी एंटीबायोटिक्स चल रही है, गेटिफ्लॉक्सासिन चल रही है, इस प्रकार के एंटीबायोटिक है जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। एक क्वेश्चन ही आता है, एक अच्छी एंटीबायोटिक में क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? एक अच्छी एंटीबायोटिक में प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो एंटीबायोटिक सामने वाले पेशेंट के अंतर्गत, रोगी के शरीर के अंतर्गत जाकर के
रोगी के शरीर के अंतर्गत जाकर के रोगी के आहार नाल में जो प्रेजेंट है, आहार नाल के अंतर्गत प्राकृतिक जो सूक्ष्म जीव पड़े हैं, जो रोगी के शरीर के अंतर्गत विटामिन का निर्माण करते हैं, अपचित भोज्य पदार्थ को खाते हैं, उनको नष्ट करने वाले नहीं होने चाहिए। मतलब शरीर के अंदर जो नेचुरल बैक्टीरिया पड़े, नेचुरल सूक्ष्म जीव पड़े, उनको नष्ट करने वाला नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये होती है, एक अच्छी एंटीबायोटिक होती है, वो लंबे टाइम तक चलती है, मतलब प्रतिरोधकता, उसके अंतर्गत रेजिस्टेंस डेवलप नहीं होना चाहिए। जिससे आज अपन देखते हैं पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, क्लोरामफेनिकोल है, ऐसी एंटीबायोटिक है सालों से चलती आ रही है। आज भी पुराने डॉक्टर टेट्रासाइक्लिन है एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन आज टीबी के अंदर देखो कितनी शानदार काम कर रही है। तो ऐसी एंटीबायोटिक होनी चाहिए जिसमें लंबे समय तक क्या है, प्रतिरोधकता उत्पन्न नहीं। एक एंटीबायोटिक, अच्छी एंटीबायोटिक उसको कहते हैं कि सामने वाला जो पेशेंट लेता है, रोगी लेता है, उसके शरीर के अंतर्गत कोई किसी प्रकार की एलर्जी नहीं करे, एनाफाइलेटिक शॉक नहीं दे, रिएक्शन नहीं करे, उसके साइड इफेक्ट्स नहीं होने चाहिए। जैसे आज किसी को अपन एमोक्सी देते हैं 10 लाख लग जाती है, तो अच्छी एंटीबायोटिक कैटेगरी में आती है। मतलब रोगी के अंतर्गत क्या नहीं होना चाहिए, कोई भी साइन एंड सिम्टम नहीं होना चाहिए, कोई भी किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए इसके अंदर। एक अच्छी एंटीबायोटिक है, लंबे समय तक चलनी चाहिए, इसका टाइम पीरियड भी लंबा होना चाहिए, प्रतिरोधकता उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। एक अच्छी एंटीबायोटिक है जो कम डोज के अंतर्गत बेस्ट काम कर सकते हैं, कम मात्रा के अंतर्गत क्या करे, अच्छी काम करे। वो क्या होती है, एक अच्छी एंटीबायोटिक के अंतर्गत प्रॉपर्टी है। यदि अपन बात करें ओवरऑल एंटीबायोटिक का, हल्का सा मैं रिवाइज करवाता हूं। एंटीबायोटिक शब्द दिया था सालमान वाक्समैन ने। एंटीबायोटिक सूक्ष्म जीवों से स्रावित कुछ सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकते हैं। इसका मुख्य कार्य जीवाणु, इसका मेन काम है जीवाणु की वृद्धि को रोकना। एंटीबायोटिक आश्चर्यजनक औषधि है। एंटीबायोटिक खोज का श्रेय सालमान, खोज का श्रेय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को दे देता है, नाम का श्रेय सालमान वाक्समैन को दे देता है। एंटीबायोटिक का सोर्स, सबसे बड़ा सोर्स है बैसिलस सबटिलिस प्रकार का जीवाणु। एंटीबायोटिक में प्रतिरोधकता जो उत्पन्न हो रही है उसका कारण क्या है, जीवाणु के ऊपर इनका प्रभाव खत्म होता है। इसका कारण जीवाणु का कौन सा भाग है, प्लाज्मिड पार्ट है। इस प्रकार दोस्तों अपन इस क्लास के अंतर्गत एंटीबायोटिक से रिलेटेड कुछ बताई थी। एट प्रेजेंट में कुछ बहुत सारे इंडियन मार्केट में ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स मिल रहे हैं, जिसके अंदर कुछ एग्जांपल्स है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन मिल रहा है, जैसे पेनिसिलिन मिल रहा है, जैसे टेट्रासाइक्लिन मिल रहा है, सेप्टोजोन मिल रहा है, मोनोसेप, सेप्टोजोन में मोनोसेप, जैसे अम्बिगासिन मिल रहा है, जिससे अपन अम्बिगासिन है, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। जिससे अपन बात करें नॉर्फ्लोक्सटिजेड है, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक मोस्ट कॉमन इंडियन मार्केट के अंतर्गत मिल रहे हैं। तो अपने क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक है, और 4 ऑप्शन डाल देते हैं, अपने को पहचानना पड़ता है। दोस्तों इस प्रकार अपने इस क्लास के अंतर्गत एंटीबायोटिक के बारे में डिस्कस किया है। अपन आगे क्लास के अंतर्गत नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे।